वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, सो डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब है यहाँ पर 2 बार फर्टिलाइजेशन होगी, यानी कि 2 फर्टिलाइजेशन हो रही हैं, इसलिए तो नाम डबल फर्टिलाइजेशन है। अब आप मुझे ये बताइए कि जो मेल गैमीट और फीमेल गैमीट बना था वो वाले इवेंट्स कौन से थे? बिल्कुल सही, वो इवेंट्स थे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। ठीक है, अब प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट होने के बाद फर्टिलाइजेशन तो होगा। जो गैमीट्स को हमने तैयार किया है, फ्लावर की बात कर रहे हैं, फ्लावर के अंदर जो 2 गैमीट, एक मेल गैमीट और एक फीमेल गैमीट जो बने हैं, उनको क्या कराना है? फर्टिलाइज कराना है, उनका फ्यूजन कराना है। तो एक बात बड़ी ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपसे बोलने वाली हूं, दैट एंथर से पॉलन ग्रेन निकला और स्टिग्मा पे पहुंच गया। स्टिग्मा ने इनको पहचाना, उसने पॉलन ग्रेन को केमिकल लेवल पे पहचाना, देन स्टिग्मा ने कहा हाँ ये तो राइट टाइप का पॉलन है। ये सारी वो स्टोरी है जो मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुकी हूं इससे पहले के पार्ट्स में, लेकिन मैं उसको रिकॉल इसलिए करवा रही हूं ताकि आपको ये पता चल सके कि डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। ठीक है, ये जो पॉलन ट्यूब है वो सिनर्जिड तक पहुंचता कैसे है? आफ्टर एंटरिंग वन ऑफ द सिनर्जिड, ये लाइन यहाँ पे डायरेक्ट दे दी है। अब आप मुझसे पूछोगे मैम ये सिनर्जिड तक पहुंचता कैसे है, तो बस वही कहानी मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रही हूँ। टेक्निकल चैप्टर है, लेकिन अगर आप कहानी की तरह थोड़ा समझेंगे, अगर आप ये जानना चाहेंगे कि ये चीजें फ्लावर के अंदर होती कैसे है और किस तरीके से फ्लावर रिप्रोड्यूस करते हैं, तो आपको चीजें काफी जल्दी समझ में आएंगी। क्लियर है बिल्कुल। अब स्टिग्मा ने क्या किया? स्टिग्मा ने कहा हाँ ये तो राइट टाइप ऑफ पॉलन है, तो उसको उसने हाइड्रेशन प्रोवाइड किया। तो जब पॉलन ग्रेन के अंदर वाटर कंटेंट आया, उसके अंदर साइटोप्लाज्म का जो सिंथेसिस है वो होगा, ऑब्वियस ही बात है। तो साइटोप्लाज्म के बनने की वजह से यहाँ पे जो पॉलन ग्रेन की इनर लेयर है, जिसे क्या कहते हैं? इंटाइन। क्या आपको याद है इनर लेयर को इंटाइन कहते थे? ठीक है, और आउटर लेयर को एक्साइन। आउटर लेयर बहुत स्टिफ होती थी, ठीक है, और इनर लेयर जो है, जैसे ही अंदर साइटोप्लाज्म की मात्रा बढ़ रही है, साइटोप्लाज्म बनना और ज्यादा शुरू हो चुका है, काफी ज्यादा अमाउंट में बन रहा है, तो क्या होगा? एक पॉइंट ऐसा आएगा, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस लेयर नहीं होती है, एक्साइन कॉन्टिन्यूअस लेयर नहीं होती है, तो ये इंटाइन जो है इसमें से ऐसे बाहर निकल जाता है, क्योंकि साइटोप्लाज्म का लेवल जो है वो बढ़ चुका है। ठीक है, तो क्या होगा? इंटाइन बाहर निकल जाएगा। सो आप ये चीज तो जरूर ध्यान में रखिएगा कि जो पॉलन ट्यूब है इट इज नथिंग बट द एक्सटेंशन ऑफ इंटाइन। क्लियर है? अब पहली बार पॉलन ट्यूब को किसने यहां पर देखा था? एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था AMICI, अमीसी। ठीक है, अमीकी साइंटिस्ट थे, इन्होंने पोर्टुलेका प्लांट में सबसे पहली बार पॉलन ट्यूब को देखा था। अब क्या हुआ? पॉलन ट्यूब जब बन चुकी है, ये देखिए इस तरीके से, ये आपकी एक्साइन लेयर थी, ठीक है, ये आपकी इंटाइन लेयर थी। अब ये इंटाइन लेयर एक तरीके से यहाँ एक्सटेंड होना शुरू हो जाएगी, और ये जो एक्सटेंशन है, ये जो एक्सटेंशन है, इसी को पॉलन ट्यूब कहा। अब ये पॉलन ट्यूब क्या करेगी? ये ग्रो करेगी और कहाँ जाएगी? ये स्टाइल कैनाल से होती हुई ओवरी तक पहुंचेगी। अब मुझे बताइए स्टाइल कैनाल क्या होता है? आप सभी जानते हैं, ये आपका स्टिग्मा होता है और ये स्टाइल होता है, और लास्ट में फिर ओवरी होती है। यहाँ पर जगह नहीं है तो मैं नहीं बना रही हूँ, ठीक है, लास्ट में ऐसे राउंड ओवरी होती है। तो ये जो स्टाइल होता है ना, इसी से गुजर कर निकलती है क्या? पॉलन ट्यूब। अब स्टाइल कैनाल जो है वो 3 तरह की हो सकती है, ये सब लिखा नहीं हुआ है एनसीईआरटी में, ये सब नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ डबल फर्टिलाइजेशन सीधा बता दिया है आफ्टर एंटरिंग वन ऑफ द सिनर्जिड। ठीक है, तो इससे पहले सिनर्जिड तक पहुंचने से पहले क्या हुआ वो मैं आपको बता रही हूं। अब देखो, जो पॉलन ट्यूब है वो स्टाइल कैनाल से होता हुआ ओवरी तक पहुंचेगा। अब स्टाइल कैनाल किसी भी तरह की हो सकती है, सिर्फ 3 टाइप होते हैं, या तो वो हॉलो होगी तो कुछ इस तरीके से होगी, ठीक है, तो पॉलन ट्यूब इसमें से निकल के चला जाएगा। अगर वो सेमी सॉलिड होगी, यानी कि सेमी सॉलिड, पूरी तरीके से सॉलिड नहीं होगी, तो पॉलन ट्यूब को ज्यादा एफर्ट्स नहीं डालने होंगे, ठीक है, और वो सॉलिड तरीके की भी हो सकती है। जब वो सेमी सॉलिड और सॉलिड तरीके की स्टाइल कैनाल होगी, तो पॉलन ट्यूब के सिरे पर, क्योंकि उसे भेद करके जाना है, समझ लीजिए ये स्टाइल है और इस स्टाइल को चीरते हुए जाना है, तो चीरने के लिए पॉलन ट्यूब जब इसमें आएगा, इस तरीके से जब पॉलन ट्यूब इसमें आएगा, तो पॉलन ट्यूब को एंटर करना है, क्योंकि ये सॉलिड है, सॉलिड को तो काट के ही उसके बीच में जा सकते हैं ना। हॉलो होता तो इसका मतलब खोखला, हॉलो मतलब खोखला, खोखले में से तो निकल जाएगा, लेकिन जो चीज सॉलिड है जिसको आपको फाड़ करके निकलना है, चीर करके निकलना है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो लगेगा। तो पॉलन ट्यूब के सिरे पर एंजाइमेटिक एक्टिविटी देखने को मिलेगी, और कौन सी एंजाइम काम कर रहे होंगे? 2 एंजाइम हैं जिनके नाम आपको लिख लेने हैं, सेल्यूलोज, ठीक है, और पेक्टिन। क्या क्या है? सेल्यूलोज और
पेक्टिन। क्लियर है मेरी बात बिल्कुल। नाउ जब पॉलन ट्यूब ग्रो कर रहा है तो ट्यूब जो न्यूक्लियस है उसी की वजह से उसे डायरेक्शन मिलेगी। अगर ट्यूब न्यूक्लियस नहीं है तो डायरेक्शन नहीं मिलती है पॉलन ट्यूब को। और जब पॉलन ट्यूब में एम्ब्रियो सैक के अंदर जब वो एंटर करता है, जब पॉलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक के अंदर एंटर करता है तब तक पॉलन ट्यूब पूरी तरह डिजनरेट कर जाता है। क्या कर जाता है? पूरी तरह से डिजनरेट कर जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? क्योंकि जो पॉलन ट्यूब है उसी के पास तो क्या है? मेल गैमीट है। तो जब वो एम्ब्रियो सैक के अंदर आ चुका है, एम्ब्रियो सैक के अंदर एंट्री हो चुकी है, तो वो मेल गैमीट्स को यहाँ पर रिलीज कर देगा और तब तक धीरे धीरे होता हुआ पूरी तरीके से वो डिजनरेट हो जाएगा और उसी पॉलन ट्यूब को एक्स बॉडी कह दिया जाता है, जो आगे फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में पार्ट नहीं लेगा। क्लियर है मेरी बात बिल्कुल। नाउ ओव्यूल के अंदर वो ओपनिंग, ओव्यूल के अंदर, ठीक है, ओव्यूल के अंदर वो ओपनिंग जिससे पॉलन ट्यूब एंटर करता है उसे क्या कहते हैं? माइक्रोपाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रोपाइल कहते हैं। ओके नाउ अब एक बात बड़े ध्यान से सुनिएगा, 60% प्लांट जो होते हैं, ये सारी वो कहानी है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। आगे चैप्टर जरूर शुरू करेंगे लेकिन मैं आपको रिकॉल करवा रही हूं, ठीक है। तो 60% प्लांट में जो पॉलन ग्रेन जब बाहर निकलते हैं तो उनमें बाय न्यूक्लिएट कंडीशन होती है। बाय न्यूक्लिएट कंडीशन पहले बताई थी नहीं बताई थी? बताई थी ना कि एक होती है ट्यूब सेल और दूसरी होती है जनरेटिव सेल। अब इसमें जब कंप्लीट मेल गैमेटोफाइट, देखिए जो कंप्लीट मेल गैमेटोफाइट होता है एंजियोस्पर्म का, वो 3 सेल्ड होता है। 3 सेल्ड होता है। कैसा होगा? 3 सेल्ड। हम धीरे धीरे आ रहे हैं, डबल फर्टिलाइजेशन पे आ रहे हैं। 3 सेल्ड होगा। अब इस 3 सेल्ड में से एक सेल तो होगा वेजिटेटिव सेल, ठीक है, और 2 होंगे मेल गैमीट। क्या होंगे? 2 होंगे मेल गैमीट। समझ में आ गई मेरी बात? अब जब एम्ब्रियो सैक में एंट्री करेगा, जब एम्ब्रियो सैक में एंट्री माइक्रोपाइल एंड से होगी, कभी भी ये बात जरूर ध्यान से रखना कि जो एम्ब्रियो सैक है उसमें एंट्री हमेशा माइक्रोपाइल एंड से होगी। ये क्वेश्चन बना भी है और नेक्स्ट ईयर बन भी सकता है कि एम्ब्रियो सैक में एंट्री सिर्फ और सिर्फ माइक्रोपाइल एंड से होगी। क्लियर है मेरी बात? लेकिन एम्ब्रियो सैक किसके अंदर है? किसके अंदर है? एक ओव्यूल के अंदर है। और इस ओव्यूल के अंदर अगर एंट्री करनी है तो वो माइक्रोपाइल एंड से भी हो सकती है, चलाजल एंड से भी हो सकती है और इन लेयर से यानी कि इंट्यूगमेंट से भी हो सकती है। क्या मैंने आपको बताया था पहले? अगर माइक्रोपाइल एंड से एंटर करेगा पॉलन ट्यूब तो क्या होगा? पोरोगैमी, ठीक है। उसके बाद अगर चलाजल पॉइंट से एंटर करेगा चलाजोगैमी, और अगर इंट्यूगमेंट इन लेयर से एंटर करेगा तो मीजोगैमी। ये बात क्लियर है या नहीं? उसके बाद अब मुझे ये बताइए कि एम्ब्रियो सैक में मैंने आपको क्या स्टेज बताई थी? मैंने आपको बताया था कि एम्ब्रियो सैक में 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर होता है या नहीं? उनमें से अब ये जो स्ट्रक्चर है इसको आप एक बार बड़े ध्यान से समझिएगा, जिनमें 3 एंटीपोडल सेल होते हैं, 2 सिनर्जिड होते हैं, एक एग होता है, पोलन न्यूक्लियाई होता है, देन पोलन ट्यूब फाइनली आता है और फर्टिलाइज करने के लिए और फिर उसके बाद वो अंदर एंटर करता है। क्लियर है मेरी बात बिल्कुल? अब जब पॉलन ट्यूब एंटर कर चुका है, जब पॉलन ट्यूब एंटर कर चुका है तब क्या होगा? जब पॉलन ट्यूब ने एंट्री कर ली है तो सिनर्जिड सेल उसे डायरेक्शन देगी, क्योंकि उसे तो नहीं पता ना कि उसे कहाँ जाना है। तो सिनर्जिड सेल केमिकल सिग्नल्स देती हैं, पॉलन ट्यूब को अट्रैक्ट करती हैं। 7 सेल्ड जो आपकी स्टेज थी तो उसमें से सबसे पहले 3 एंटीपोडल सेल जो हैं वो कई बार आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। तो उसमें से ड्यूरिंग द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब कई बार ठीक पहले आपकी जो 7 सेल्स में जो एंटीपोडल सेल होते हैं कई बार तो ठीक पहले डिजनरेट हो जाते हैं, ठीक है, खत्म हो जाते हैं। कई बार पोलन ट्यूब की एंट्री के बाद खत्म होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि एंटीपोडल सेल कब खत्म हो रहे हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि सिनर्जिड सेल कब खत्म हो रहे हैं, ठीक है। जो 2 सिनर्जिड सेल थी, तो जब पोलन ट्यूब ओव्यूल में एंटर करने वाला होता है, जैसे ही ओव्यूल है, ये आपका ओव्यूल है और इसमें पोलन ट्यूब को एंटर करना है। जैसे ही पोलन ट्यूब एंटर करने वाली होती है तो एक सिनर्जिड सेल हाई लेवल पे केमिकल सिक्रीशन को रिलीज करती है, ठीक है, और उसके लिए उस सिक्रीशन को रिलीज करने के लिए वो खुद को सैक्रिफाइस करती है, मतलब खुद खत्म होती है, तभी वो केमिकल सिक्रीशन सिक्रीज होगा, ठीक है, सिक्रीट होगा। क्लियर है बिल्कुल? नाउ जब वो खुद को डिजनरेट कर लेती है, खुद खत्म हो जाती है और उस जो केमिकल सिग्नल निकले हैं उसके में से केमिकल सिक्रीशन निकले हैं, उन्हीं केमिकल सिग्नल की वजह से जो आपका पोलन ट्यूब है उसको डायरेक्शन मिलती है कि उसे अब कहाँ जाना है,
ठीक है। तो अब उस केमिकल सिग्नल की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा होती है कि पोलन ट्यूब खुद को माइक्रोपाइल एंड की तरफ ग्रो करने लगती है, क्योंकि वो अट्रैक्ट हो रही है उसकी तरफ। अब एक ने तो उसको डायरेक्शन एंट्री के लिए दी है, एक ने डायरेक्शन कहाँ के लिए दी है, एंट्री के लिए। माइक्रोपाइल एंड से आपको अंदर जाना है, ये एंट्री एक सिनर्जिड सेल ने सेक्रीफाइस करके बता दी। अब दूसरी, क्योंकि आपने देखा था ना 2 सिनर्जिड सेल होते हैं, अब दूसरी सिनर्जिड सेल जो है वो आगे केमिकल सिक्रीट करती है और पोलन ट्यूब को गाइड करती है, और सिनर्जिड सेल धीरे धीरे डीजनरेट करने लगती है। उसी परसिस्टेंट सिनर्जिड सेल के अंदर दोनों मेल गैमीट रिलीज होते हैं। देखिए, इनिशियली मेल गैमीट सिनर्जिड में रिलीज हुए, जो दूसरी वाली सिनर्जिड सेल बची थी उसी के अंदर मेल गैमीट पोलन ट्यूब ने क्या किए, रिलीज किए। ठीक है। अब बाद में सिनर्जिड सेल का अस्तित्व जो है वो धीरे धीरे खत्म होने लगेगा और दोनों मेल गैमीट में से एक कहां चला जाएगा, एक तो एग को फर्टिलाइज करेगा और दूसरा पोलर न्यूक्लियाई को फर्टिलाइज करेगा। किसको फर्टिलाइज करेगा, पोलर न्यूक्लियाई को। उसी समय तक एंटीपोडल सेल भी खत्म हो जाती हैं। अब आप लोग बड़े ध्यान से देखिएगा कि जो एक एग होता है और एक सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है, एक मेल गैमीट एग के साथ फ्यूज करेगा, फर्टिलाइज करेगा, और एक मेल गैमीट सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ क्या करेगा, पोलर न्यूक्लियस देखा था ना आपने, पोलर न्यूक्लियस के साथ क्या करेगा, फर्टिलाइज करेगा। तो यहां पर एक साथ 2 फर्टिलाइजेशन हो रही है। कितनी फर्टिलाइजेशन हो रही है, 2 फर्टिलाइजेशन होती है, इसलिए इसे कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। क्लियर है मेरी बात बिल्कुल। आफ्टर एंटरिंग वन ऑफ द सिनर्जिड, ठीक है, ये अब समझ में आ रहा होगा मैंने क्या बोला है कि एक यहाँ पर 2 सिनर्जिड्स होते हैं, तो इनमें से एक सिनर्जिड क्या करती है, जैसे ही पोलन ट्यूब आता है इस तक, तो एक सिनर्जिड क्या करती है, अपने आप को डिजेनरेट करती है, अपने आप को खत्म करने लगती है। ठीक है। द पोलन ट्यूब रिलीजेस 2 मेल गैमीट। जब पहले वाले सिनर्जिड में एंट्री कर लेते, पहले वाला सिनर्जिड खत्म हो चुका है और उसने एंट्री करने के लिए डायरेक्शन बता दी है, तो अब पोलन ट्यूब पहुंचा दूसरे सिनर्जिड के पास और उसके अंदर उसने क्या किया, दोनों मेल गैमीट्स को रिलीज कर दिया इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सिनर्जिड। क्लियर है। नाउ वन ऑफ द मेल गैमीट मूव टुवर्ड्स द एग सेल। अब 2 मेल गैमीट उसने रिलीज किए, जिनमें से एक तो एग सेल की तरफ जाके मूव करने लगेगा, यानी कि एग सेल को जाके फर्टिलाइज करेगा, और जो दूसरा वाला मेल गैमीट है फ्यूजेस विद इट्स न्यूक्लियस दस कंप्लीटिंग द सिनगैमी। सिनगैमी जो आपका मेल गैमीट, जो मेल गैमीट किसके साथ जा रहा है, जो मेल गैमीट यहाँ पर फ्यूजन कर रहा है किसके साथ, बिल्कुल सही सुन रहे हो, एग के साथ। एग के साथ जो फ्यूजन कर रहा है, इस प्रोसेस को बोलते हैं सिनगैमी। क्या मैंने आपको रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के टाइम पे बताया था कि सिनगैमी और फर्टिलाइजेशन एक ही चीज है। ठीक है मेरी बात। तो एग और मेल गैमीट यानी कि फीमेल और मेल गैमीट का फ्यूजन हो गया है, प्रोसेस को बोल दिया सिनगैमी, और इसकी वजह से क्या बनता है, इसी की वजह से एक डिप्लॉयड सेल बनता है जिसे हम जाइगोट कहते हैं। उसके बाद अब आपने पूछा मुझसे कि मैम एक मेल गैमीट का तो काम खत्म, दूसरा मेल गैमीट जो है उसका क्या होगा। सो दिस रिजल्ट द अदर मेल गैमीट मूव टूवर्ड्स द 2 पोलर न्यूक्लियाई। जो सेंट्रल सेल था, आपने देखा था ना, एक बड़ा सा सेल था, ठीक है, जिसमें यहाँ पर आपको 3 सेल्स एंटीपोडल सेल देखने को मिल रहे थे। क्लियर है बिल्कुल। नीचे आपको सिनर्जिड सेल देखने को मिल रहे थे, ये पोलर न्यूक्लियाई देखने को मिल रही थी और ये एग देखने को मिल रहा था। तो ये जो पोलर न्यूक्लियाई है ना, सेकेंडरी न्यूक्लियस है, जो सेकेंडरी सेल जो है, ये कौन सा है, ये आपका सेंट्रल सेल, बड़ा वाला सेल। ठीक है। तो इसके अंदर जो ये आपकी सेकेंडरी सेल आपकी प्रेजेंट थे, इनके साथ जाके कॉन्फ्यूज करेगा जो दूसरा वाला मेल गैमीट था। ठीक है। नाउ इट फ्यूजेस विद देम एंड प्रोड्यूस अ ट्रिप्लॉइड। वो क्या करता है, वो फ्यूज कर जाएगा मेल गैमीट पोलर न्यूक्लियाई के साथ और ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाएगा जिसका नाम है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है। डिप्लॉइड जाइगोट फाइनली क्या करेगा, देखो सिनगैमी वाले प्रोसेस में क्या होता है, सिनगैमी वाले प्रोसेस में क्या होता है कि डिप्लॉइड जाइगोट फाइनली माइटोसिस करेगा और बनाएगा एम्ब्रियो। ठीक है, क्या बनेगा, एम्ब्रियो। लेकिन जाइगोट बनने के तुरंत बाद कभी भी डिवाइड नहीं करता है, वो एक रेस्टिंग पीरियड में रहता है। ओके, बिल्कुल क्लियर है। और वो कब तक रहेगा, वो जो आपका जाइगोट है वो रेस्टिंग पीरियड में तब तक रहेगा जब तक उसके लिए प्रॉपर फूड का अरेंजमेंट नहीं हो जाता है, क्योंकि जाइगोट जैसे ही एम्ब्रियो बनाएगा उसे फूड की जरूरत होगी। आप मुझे एक बात बताइए, आप किसी शादी में जा रहे हैं और उस शादी के अंदर अभी खाना बना ही नहीं है, आप पहले ही चले गए हो, तो क्या आप वहां पर खाना मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। ठीक है। तो एक बात मुझे बताइए कि रिसेप्शन पहले, शादी हो चुकी है उसके बाद ही तो रिसेप्शन होगा, क्या उससे पहले रिसेप्शन हो जाएगा,
नहीं होगा। तो ये एक एग्जाम्पल है। इसी तरीके से कुछ यहाँ पे भी समझते हैं कि अगर हमें किसी चीज को डेवलप कराना है, अगर हमें किसी चीज को ग्रो कराना है, तो उसके लिए खाना तो होना चाहिए ना, न्यूट्रिशन होना चाहिए। तो वही न्यूट्रिशन बनता है, तब तक क्या होता है, तब तक जाइगोट रेस्ट पे रहता है। ठीक है, तो उसे जब भी आपका ये जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा तो उसे फूड की रिक्वायरमेंट होगी, तो नेचर उसके लिए पहले ही फूड का अरेंजमेंट करेगा। उस फूड के अरेंजमेंट को क्या कहते हैं, एंडोस्पर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, एंडोस्पर्म कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि ये एंडोस्पर्म वर्ड कहाँ से आया। एंडो का मतलब अंदर और स्पर्म का मतलब सीड के अंदर। ठीक है, तो जब डेवलपिंग एम्ब्रियो सीड के अंदर होता है तो उसके लिए जो फूड होगा वो फूड होता है एंडोस्पर्म। तो जैसे ही जब एंडोस्पर्म बन जाता है तो जाइगोट जो है वो एम्ब्रियो के अंदर ट्रांसफर होने लगता है, मतलब ट्रांसफॉर्म होने लगता है, एम्ब्रियो के अंदर कन्वर्ट होने लगता है, और फिर धीरे धीरे वो पूरे एंडोस्पर्म को खाना शुरू कर देता है, क्योंकि उसको वही तो फूड चाहिए। ठीक है, तो क्या कंडीशन है यहाँ पर, N+N, ये क्या है आपके पोलर न्यूक्लियर, सेकेंडरी न्यूक्लियस, और इसके साथ ऐड कर देते हैं एक मेल गैमीट। ये मिलकर क्या कंडीशन बनेगी, 3N कंडीशन। कैसी कंडीशन बनी, एक सेकेंड आप मुझे बताइए, ये कैसी कंडीशन बनी, 3N कंडीशन बनी या नहीं बनी, 2N और ये +1N 3N। तो इसी का जो रिजल्टेंट होगा उसे हम प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहते हैं। क्लियर है, बिल्कुल वही लिखा हुआ है ना यहाँ पर, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, PEN। एज दिस इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर फ्यूजन होता है 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई का। 3 हैप्लॉइड कैसे, एक तो ये पोलर न्यूक्लियर जो पेयर में प्रेजेंट थे, और एक मेल गैमीट, क्योंकि गैमीट हमेशा हैप्लॉइड होते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन, क्योंकि 3 चीजों का आपस में फ्यूजन है, इसलिए इसको कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। सिंस यहाँ पर 2 तरीके की फ्यूजन हो रहे हैं, 2 तरीके की फर्टिलाइजेशन हो रही है, एक तो सिनगैमी जिसके अंदर मेल गैमीट एग के साथ जाके फर्टिलाइज कर रहा था, उसको सिनगैमी बोलते हैं। दूसरे में जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है उसके साथ आकर के मेल गैमीट फ्यूजन कर रहा है, उसे ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। और तो यहाँ पर 2 तरीके के फ्यूजन हो रहे हैं, तो प्रोसेस को क्या बोलेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन। क्लियर है, बिल्कुल। द सेंट्रल सेल आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन, जैसे ही ट्रिपल फ्यूजन हो गया, ठीक है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन चुका है, तो जो सेंट्रल सेल है वो क्या करेगी, वो ट्रिपल फ्यूजन कंप्लीट होने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाएगी, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में। ठीक है, और डेवलप हो जाएगी इनटू द एंडोस्पर्म, किस में डेवलप हो जाएगी, एंडोस्पर्म में। वाइल जो आपका जाइगोट है वो किस में डेवलप होगा, एम्ब्रियो में। जाइगोट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि वो डेवलप होना शुरू होगा, क्योंकि उसके लिए अब फूड बन चुका है, न्यूट्रिशन बन चुका है एंडोस्पर्म के फॉर्म में। जो आपका सेंट्रल सेल था उसका कोई काम नहीं है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल के रूप में। ठीक है, और जब वो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल के रूप में कन्वर्ट होगा तो आगे वो किस में डेवलप हो जाएगा, एंडोस्पर्म के रूप में। क्लियर है मेरी बात बिल्कुल या नहीं। ठीक है, अब एक बात बड़े ध्यान से सुनिएगा, एंजियोस्पर्म में फीमेल गैमेटोफाइट को एम्ब्रियो सैक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंजियोस्पर्म में फीमेल गैमेटोफाइट को एम्ब्रियो सैक बोलते हैं, जबकि जिम्नोस्पर्म में फीमेल गैमेटोफाइट को एंडोस्पर्म बोलते हैं। ऐसा क्यों, बिकॉज जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म फर्टिलाइजेशन से पहले बनता है और हैप्लॉइड होता है। ठीक है, और यहां पर एंजियोस्पर्म में फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है एंडोस्पर्म। क्यों, बिकॉज खाने की जरूरत है किसको, उस जाइगोट को जिसको एम्ब्रियो में कन्वर्ट होना है, न्यूट्रिशन की जरूरत है, और वही न्यूट्रिशन कौन है, एंडोस्पर्म। क्या मेरी बात क्लियर हो गई आपको। चलिए अब ये एम्ब्रियो कैसे बनता है हम ये भी देख लेते हैं आगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में। आप यहाँ देख सकते हैं ये है डीजेनरेटिंग सिनर्जिड। ठीक है, यानी कि ये सिनर्जिड जो है वो डीजनरेट हो रहे हैं, खत्म होना शुरू हो रहे हैं। ये एंटीपोडल सेल हैं जो खत्म होना शुरू हो रहे हैं। यहाँ पर आपका बन चुका है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्यों, बिकॉज यहाँ पर पहले हुआ करते थे क्या, सेकेंडरी न्यूक्लियस, पोलर न्यूक्लियाई। एक मेल गैमीट आया और इनके साथ आके फ्यूज किया तो बन गया PEN, यानी कि 3N कंडीशन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, और उसके बाद आपको PEC भी देखने को मिलेगा, जो ये सेंट्रल सेल था, जो सबसे बड़ा वाला सेल था, वो कन्वर्ट हो जाता है PEC में, यानी कि प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, क्योंकि यहाँ पर एंडोस्पर्म है तो एंडोस्पर्म को कंटेन करने वाली सेल प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। और आपका जाइगोट तो ऑलरेडी बना था, यही जाइगोट आगे जाके किस में कन्वर्ट होगा, किस में कन्वर्ट होगा, बिल्कुल सही, एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो एक बार यहाँ पे नोट्स के रूप में देख लेते हैं डबल फर्टिलाइजेशन को। व्हेन द पोलन ग्रेन फॉल्स ऑन द स्टिग्मा, जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर आता है, स्टिग्मा तक पहुंचता है, पोलन ट्यूब जो है वो एंटर कर जाता है वन ऑफ द सिनर्जिड, यानी कि एक सिनर्जिड में एंटर करता है और 2 मेल गैमीट को रिलीज करता है। तो क्या ये बात एज अ ड्रॉइंग आपके सामने बनकर आ रही है, क्या आप इमेजिन कर पा रहे हो जो मैंने बोला आपको, राइट। सो इनमें से एक मेल गैमीट जो है, क्योंकि 2 मेल गैमीट होते हैं, तो उनमें से एक मेल गैमीट जो है वो एग सेल को फ्यूज करता है,
एग सेल के साथ फ्यूज करता है, फर्टिलाइज करता है, और उसके बाद जब ये एग के साथ फर्टिलाइज करेगा मेल गैमीट तो उस प्रोसेस को बोलेंगे सिनगैमी, फ्यूजन को बोलेंगे सिनगैमी, ताकि जाइगोट बन सके, 2n कंडीशन बन सके। उसके बाद जो दूसरा वाला मेल गैमीट है फ्यूज कर जाता है विद द टू पोलर न्यूक्लियाई के साथ, यानी कि सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ, और फॉर्म करता है ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, PEN, N+N, और साथ में एक मेल गैमीट मिलेगा 3n कंडीशन। कैसी कंडीशन मिलेगी? 3n कंडीशन। तो यहाँ पर तीन चीजों का आपस में फ्यूजन हो रहा है, तो ये कहलाएगा ट्रिपल फ्यूजन। तो आप मुझे बताइए कि जो डबल फर्टिलाइजेशन है उसमें कौन से दो फ्यूजन होते हैं? एक तो सिनगैमी जिसमें मेल गैमीट एग सेल के साथ फ्यूज करता है, दूसरा क्या होता है? बिल्कुल सही, ट्रिपल फ्यूजन जिसके अंदर सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ मेल गैमीट फ्यूज करता है। और यहाँ पर क्योंकि दो तरीके के फ्यूजन हो रहे हैं इसलिए प्रोसेस को बोलेंगे डबल फर्टिलाइजेशन। क्या बोलेंगे? डबल फर्टिलाइजेशन। एंड इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, ये कैरेक्टरिस्टिक है किसका? फ्लावरिंग प्लांट्स का। आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन, जैसे ही ट्रिपल फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है, सेकेंडरी न्यूक्लियस और मेल गैमीट आपस में फ्यूज हो चुके हैं, तो आपका जो सेंट्रल सेल, बड़ा वाला जो सेल होता है वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। ठीक है, जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, अब ये क्या होता है ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है वो किसको बनाता है? वो एंडोस्पर्म को बनाता है, वाइल जो आपका जाइगोट है वो डेवलप होगा इनटू द एम्ब्रियो। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की, यानी कि स्ट्रक्चर्स कैसे कैसे बनते हैं और क्या क्या होता है। देखो, फॉलोइंग डबल फर्टिलाइजेशन के होने के बाद जो इवेंट्स होते हैं जैसे कि एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, ओव्यूल का मेच्योर होना इनटू सीड। ठीक है, ओव्यूल किस में मेच्योर होगा? सीड में, और ओवरी किस में कन्वर्ट होगी? फ्रूट में कन्वर्ट होगी। तो ये सभी जो इवेंट्स होते हैं ये सब क्या कहलाते हैं? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। ठीक है, एंडोस्पर्म का क्या बनना? एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट होना, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होना, ठीक है, ओव्यूल का सीड में कन्वर्ट होना और ओवरी का फ्रूट में कन्वर्ट होना, इन्हीं सभी प्रोसेस को कहते हैं क्या? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। यानी कि फर्टिलाइजेशन के होने के बाद के सारे इवेंट कहलाते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। अब ओवरी की जो वॉल होती है, वो कन्वर्ट होगी फ्रूट वॉल में, क्योंकि ओवरी खुद कन्वर्ट हो रही है फ्रूट में, तो ओवरी की जो वॉल होगी वो कन्वर्ट हो जाएगी फ्रूट वॉल में, और उस वॉल को हम क्या कहते हैं? पेरिकार्प। क्या कहते हैं? अगर लिखा होगा तो आगे देखेंगे, नहीं तो यहीं पे लिख लो पेरिकार्प। ठीक है मेरी बात। नाउ प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डिवाइड करेगा और एंडोस्पर्म को बनाएगा। PEN क्या है? PEN प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस क्या करेगा? डिवाइड करेगा और एंडोस्पर्म को बनाएगा। क्लियर है बिल्कुल? तो एंडोस्पर्म बना, देख लेते हैं। एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रीसीड एम्ब्रियो डेवलपमेंट। यहाँ पर इन फ्लावर्स के अंदर स्पेशली इन एंजियोस्पर्म क्या होता है कि एम्ब्रियो के डेवलप, यानी कि जाइगोट जब एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा उसके डेवलपमेंट से पहले, एम्ब्रियो के पूरी तरह डेवलपमेंट से पहले क्या बन जाता है? एंडोस्पर्म बन जाता है। क्योंकि जब एम्ब्रियो एक तरीके से डेवलप होना शुरू होगा तो उसे खाने की जरूरत होगी, न्यूट्रिशन की जरूरत होगी, तो वो कहाँ से मिलेगा? वो उसे मिलेगा इस एंडोस्पर्म के रूप में। ठीक है, तो इसलिए एम्ब्रियो के डेवलपमेंट से पहले किसकी जरूरत होती है? न्यूट्रिशन की, फूड को बनाने की, जो कि किस रूप में बनता है? बिल्कुल सही, एंडोस्पर्म के रूप में। नाउ ऐसा क्यों है? वाई? ठीक है, ये देखो लाइन जो लिखी हुई ना, एंडोस्पर्म जो है वो पहले बनता है बिफोर द एम्ब्रियो। एम्ब्रियो से पहले एंडोस्पर्म क्यों बनता है? वाई का आंसर आपको पता ही है, क्योंकि एम्ब्रियो को आगे बढ़ने के लिए, ग्रो करने के लिए न्यूट्रिशन की जरूरत होगी, जो कौन देगा उसे? जो खाना किससे मिलेगा? एंडोस्पर्म से मिलेगा, एंडोस्पर्म के रूप में मिलेगा। इसलिए ग्रो करने के लिए खाने की जरूरत है और वो खाना उसे एंडोस्पर्म से मिलेगा, तो इसीलिए एंडोस्पर्म पहले बनता है और एम्ब्रियो बाद में बनता है। नाउ द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल डिवाइड्स रिपीटेडली एंड फॉर्म्स जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है वो क्या करता है? वो रिपीटेडली डिवाइड करते रहते हैं और क्या बनाते हैं? ट्रिपल एंडोस्पर्म टिश्यू। क्या बनाएंगे? एंडोस्पर्म टिश्यू। इसका सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो वो क्या बना लेते हैं? एंडोस्पर्म को बना लेते हैं। नाउ द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर फिल्ड विद रिजर्व फूड मटेरियल। ठीक है, मैंने आपको क्या कहा था? एंडोस्पर्म जो है वो खुद एक फूड मटेरियल है, तो वो किससे फिल्ड अप होता है? फूड मटेरियल से, और उसको यूज किया जाता है फॉर द न्यूट्रिशन ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो। जो एम्ब्रियो आगे डेवलप हो रहा है उसके किसके लिए? उसके डेवलपमेंट के लिए यूज किया जाता है एंडोस्पर्म को। इन द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्मिक डेवलपमेंट, अगर हम देखें तो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्मिक डेवलपमेंट में जो
जो हेयर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है इट अंडरगोज सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन, यानी कि जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है वो बहुत सारी बार क्या करेगा, बहुत ज्यादा बार यहाँ पर डिवाइड करेगा। ठीक है, आप एक बात बड़े ध्यान से सुनिएगा, मोस्ट ऑफ द केसेस में प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस अपने आप को डिवाइड करता है और उसमें कई सारी माइटोटिक डिवीजन होती है, जैसे कि 1 से 2 बनना, 2 से 4 न्यूक्लियस बनना, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, ऐसी 32 से आगे ये कन्वर्ट होते जाते हैं। तो कैसी कंडीशन बन जाएगी, इतने सारे न्यूक्लियस बन गए तो मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन बन जाएगी और उसके बाद सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा पेरीफेरी से सेंटर की तरफ। ऐसे एंडोस्पर्म को हम न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहते हैं, जिसके अंदर 1 से 2 बने विदाउट एनी सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल के बिना जब 1 से 2 बने तो उसमें सेल वॉल पहले नहीं बनी थी। क्या नहीं बनी थी, सेल वॉल पहले नहीं बनी थी। ठीक है, इसे कहते हैं न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ठीक है ना, उसके बाद 2 से 4 बन गए, 4 से 8 बन गए। इस तरीके का डिवीजन हमें बार बार रिपीटेडली यहाँ पर देखने को मिलता है। दिस स्टेज ऑफ एंडोस्पर्म गिव राइज टू, क्योंकि यहाँ पर रिपीटेडली सक्सेसिव डिवीजन हो रहा है तो इसकी वजह से क्या बनता है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। क्या मैंने आपको अभी बताया था न्यूक्लियर एंडोस्पर्म के बारे में, बिल्कुल बताया था। ठीक है, कि जब आपकी ये कंडीशन हो जाएगी, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन हो जाएगी एंडोस्पर्म के अंदर, तो क्या बनेगा, उसके बाद सेल का फॉर्मेशन होता है, सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है, सॉरी। तो उसके बाद वो कहाँ से होगा, पेरीफेरी से लेकर सेंटर की तरफ होगा और ऐसे एंडोस्पर्म को हम न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहते हैं। सब्सिक्वेंटली सेल वॉल फॉर्मेशन ऑकर्स एंड द एंडोस्पर्म बिकम सेल्यूलर। ठीक है, इसी तरह से सेल वॉल, जब हमारा फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बन चुका है तो उसके बाद उसमें सेल वॉल भी बनेगी, सेल वॉल भी फॉर्म होना शुरू होगी और क्या कहलाएगा, एंडोस्पर्म जो है वो सेल्यूलर कहलाएगा क्योंकि सेल वॉल आ चुकी है उसके पास। नाउ द नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई फॉर्म्ड बिफोर सेलुलाइजेशन वेरीज ग्रेटली, कि कितने फ्री न्यूक्लियस बनेंगे किसके बनने से पहले, सेल्यूलर बॉडी के बनने से पहले कितने न्यूक्लियस होंगे वो बताना बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज वो वेरी करता रहता है। ठीक है, 2 से 4, 4 से 8, हो सकता है वो हजारों तक पहुंच जाए और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसका इतनी बार माइटोटिकली डिवाइड करना, तभी ये किसको बना पाएगी, एंडोस्पर्म को बना पाएगी। क्लियर है क्या ये मेरी बात। नाउ द कोकोनट वाटर, जो आप कोकोनट वाटर पीते हो फ्रॉम टेंडर कोकोनट दैट यू आर फेमिलियर विद, जो आप बहुत अच्छे से जानते हो किसको, कोकोनट वाटर को, वो और कुछ नहीं बल्कि फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है। ठीक है, क्या होता है, एंडोस्पर्म होता है, जिसको कौन यूज करता है, ठीक है, जो बहुत सारे न्यूक्लियाई से, हमने अभी क्या बात की है कि जो आपका क्या न्यूक्लियर एंडोस्पर्म जो है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म जो है वो बहुत सारी मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन होने के बाद ही बनता है। ठीक है, तो आपका जो कोकोनट वाटर होता है, जो नारियल का पानी आप पीते हैं, वो भी एक तरीके का फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म ही है, जो बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियाई से मिलकर के बनता है। और उसको सराउंड कौन करता है, उसको सराउंड करता है व्हाइट कलर का, जो आप देखते हो ना, जिसको आप नारियल बोलते हो, जिसको आप खाते हो। ठीक है, जो व्हाइट कलर का नारियल होता है ना, जिसको आप खाते हो, तो उस व्हाइट कर्नल को हम क्या कहते हैं, सेल्यूलर एंडोस्पर्म। क्लियर है, तो वो भी एक तरीके से खाना ही होता है किसका, एम्ब्रियो का। नाउ एंडोस्पर्म में आइदर भी कंप्लीटली कंज्यूम्ड, या तो जब एंडोस्पर्म है अगर वो पूरी तरीके से कंज्यूम हो जाएगा बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो, क्योंकि कई बार कंडीशन होती है। अब आप मुझसे ये पूछोगे मैम जो एंडोस्पर्म है क्या वो पूरा खा लिया जाता है, पूरा खत्म हो जाता है या फिर नहीं। देखो ये केसेस पे डिपेंड करता है, कभी कभी तो एंडोस्पर्म जो है वो पूरी तरह से खा लेता है। ठीक है, एंडोस्पर्म में भी आइदर भी कंप्लीटली कंज्यूम्ड बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो, जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, कभी कभी तो वो पूरा का पूरा एंडोस्पर्म खा लेगा, जैसे कि किसके अंदर, पी के अंदर, मटर के अंदर, ग्राउंडनट के अंदर, बीन्स के अंदर, मूंगफलियां वगैरह, इन सब के अंदर। ठीक है, बिफोर सीड मैच्योरेशन, सीड के मैच्योर होने से पहले, और इट मे परसिस्ट इन द मैच्योर सीड, या फिर वो मैच्योर सीड के अंदर आपको मिलेगा। एग्जाम्पल कैस्टर एंड कोकोनट। ठीक है, एंजियोस्पर्म में एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड टिश्यू में होता है, क्योंकि वो डबल फर्टिलाइजेशन में ट्रिपल फ्यूजन के रिजल्ट में आपको देखने को मिलता है। नाउ जबकि जिम्नोस्पर्म जो है उसमें एंडोस्पर्म हैप्लॉइड तरीके का होता है, वो फर्टिलाइजेशन से पहले बनता है। जिस सीड में एम्ब्रियो ने पूरे एंडोस्पर्म को खाया है, जिस सीड में एम्ब्रियो ने पूरे एंडोस्पर्म को खा लिया है, उस सीड को हम नॉन एंडोस्पर्मिक सीड कहेंगे। क्या यहाँ पर जिक्र है, चलो जिक्र नहीं है तो आगे पढ़ेंगे। ऐसे सीड को जिसके अंदर एम्ब्रियो ने पूरा एंडोस्पर्म खा लिया है, ऐसे सीड को हम नॉन एंडोस्पर्मिक सीड कहेंगे, या फिर एक और नाम होता है, क्या नाम होता है, नॉन
एल्ब्यूमिनियस, एल्ब्यूमिनियस, नॉन एल्ब्यूमिनियस सीड बोलेंगे। नाउ दूसरी तरफ अगर हम देखें कि जो आपके वो सीड जिनमें एम्ब्रियो ने पूरा एंडोस्पर्म नहीं खाया है, क्या नहीं खाया है, पूरा एंडोस्पर्म नहीं खाया है, उन्हें हम कहते हैं एंडोस्पर्मिक, यानी कि उनके अंदर अभी भी एंडोस्पर्म है तो उसे कहेंगे एंडोस्पर्मिक सीड। और एक और नाम होता है एल्ब्यूमिनस सीड, क्योंकि एंडोस्पर्म का दूसरा नाम होता है एल्ब्यूमिन। तो जिसके अंदर क्या होगा, जिसके अंदर थोड़ा सा एंडोस्पर्म बचेगा, पूरा नहीं खा पाया है एम्ब्रियो उसको, तो वो कहलाएगा एंडोस्पर्मिक, यानी कि उसके पास अभी भी एम्ब्रियो के पास अभी भी एंडोस्पर्म है, ठीक है। और जिसके पास एंडोस्पर्म नहीं बचेगा, जो पूरा खत्म कर चुका है, ठीक है, जिसने पूरी तरह से खा लिया है, जिस एम्ब्रियो ने पूरी तरह से खा लिया है एंडोस्पर्म को, वो कंडीशन कहलाएगी नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, ठीक है। नाउ जितने भी सीड नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं, जिनके अंदर एंडोस्पर्म नहीं होता है, जो पूरे के पूरे जो एम्ब्रियो पूरे के पूरे एंडोस्पर्म को खा लेते हैं, उनके अंदर कैसा कोटिलेडन होगा, थिक कोटिलेडन आपको देखने को मिलेगा। अब आप मुझे बताइए कि कोटिलेडन यहाँ बनने की क्या जरूरत थी। आप कोटिलेडन का यहाँ डायग्राम भी देख सकते हैं, आपको देखने को मिल रहे हैं, ये दो क्या हैं, ये दो कोटिलेडन्स ही तो हैं। तो आपको यहाँ पर कोटिलेडन देखने को मिल रहे हैं। कोटिलेडन इसलिए बनता है ताकि जब एम्ब्रियो से सीड लिंक बनेगा तो एम्ब्रियो डिवाइड करेगा फिर से, और वो छोटे से नवजात पौधे को बनाएगा, तब फूड की रिक्वायरमेंट ज़रूर होगी, क्योंकि उसमें लीफ तो बाद में डेवलप होगी, तो फूड चाहिए होगा इनिशियली। तो उस इनिशियली फूड की रिक्वायरमेंट को कौन पूरा करता है, कोटिलेडन पूरा करता है। क्लियर है मेरी बात, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, इट में बी यूज्ड अप फॉर सीड जर्मिनेशन। देखिए कई ऐसे एंडोस्पर्म होते हैं जिनको एम्ब्रियो कंप्लीटली कंज्यूम कर लेता है। एग्जाम्पल पी, ग्राउंडनट बीन्स, ऐसे सीड को कहते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, यानी कि पूरा एंडोस्पर्म तो खा ही लिया है, एंडोस्पर्म तो बचा ही नहीं, तो नॉन एंडोस्पर्मिक या फिर नॉन एल्यूमिनस सीड, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल जरूर एनसीईआरटी की याद रखिएगा। उसके बाद हम चलते हैं कि ऐसे सीड जिसके अंदर थोड़ा बहुत एंडोस्पर्म बच जाता है, यानी कि पूरे एंडोस्पर्म को कंज्यूम नहीं कर पाते हैं यहाँ पर, ठीक है, पूरे के पूरे एंडोस्पर्म को एम्ब्रियो नहीं कंज्यूम कर पाता है। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है कैस्टर और कोकोनट। कोकोनट के अंदर आपको एंडोस्पर्म देखने को मिलता है, किस फॉर्म में, लिक्विड के फॉर्म में, और किस फॉर्म में, वो जो व्हाइट व्हाइट गरी सी होती है उस कवरिंग के फॉर्म में। एंड इट मे बी यूज्ड ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन, ठीक है। जो एंडोस्पर्मिक आपके सीड होते हैं जिनके अंदर आपको एंडोस्पर्म थोड़ा बहुत देखने को मिलता है, वो जो है जनरली हो सकता है उसका यूज होता है किसके अंदर, सीड जर्मिनेशन के अंदर, ठीक है। तो ये आगे तो आपकी एक्टिविटी ही है, आप इसमें देख लीजिए एक बार डायग्राम। प्लूम्यूल क्या है, ये प्लूम्यूल। अब आप मुझसे पूछोगे कि ये प्लूम्यूल क्या होता है और ये रेडिकल क्या होता है, वो मैं आगे बताऊंगी जब इस डायग्राम का जिक्र होगा। क्या होगा, इस डायग्राम का जिक्र होगा, ठीक है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट पे आ जाए एक बार, जो एनसीईआरटी के बाहर या फिर एनसीईआरटी की ही लाइंस को लिखा हुआ है लेकिन एज अ नोट्स, ठीक है। तो इट इंक्लूड्स वो डेवलपमेंट जो एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट होती है, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है, और ओव्यूल का किसके अंदर, सीड के अंदर कन्वर्ट होना, और ओवरी का फ्रूट के अंदर कन्वर्ट होना। ये सारे इवेंट्स आ जाते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंदर, ठीक है। तो एंडोस्पर्म कैसे बनता है, द एंडोस्पर्म डेवलप बिफोर द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से पहले डेवलप कर जाता है, बिकॉज द सेल ऑफ द एंडोस्पर्म प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो, क्योंकि जो सेल होते हैं एंडोस्पर्म के वो वही जरूरी होते हैं, एंडोस्पर्म ही तो जरूरी है किसको, डेवलपिंग एम्ब्रियो को खाना देने के लिए, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए, तो इसलिए एंडोस्पर्म पहले बनता है। जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है, यानी कि PEN होता है, वो रिपीटेडली यानी कि कॉन्टिन्यूस डिवाइड करता रहेगा ताकि वो फ्री न्यूक्लियाई को बना सके, और इस तरीके की स्टेज ऑफ डेवलपमेंट को हम कहते हैं फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। सेल वॉल फॉर्मेशन ऑकर्स नेक्स्ट। अब क्या होगा, जब यहाँ पर क्या बन चुका है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बन चुका है, तो यहाँ पर सेल वॉल की फॉर्मेशन होगी, वो नेक्स्ट स्टेप है। उसकी वजह से सेल्यूलर एंडोस्पर्म बन जाएगा। कैसा बन जाएगा, सेल्यूलर एंडोस्पर्म। अब देखिए एंडोस्पर्म जो है, या तो उसे एम्ब्रियो जो है वो पूरे के पूरे एंडोस्पर्म को खा जाएगा, जैसे कि हमें पी में, बीन्स में, ग्राउंडनट में देखने को मिलता है, मूंगफलियों में देखने को मिलता है, और कई बार ये मैच्योर सीड के अंदर रह जाता है, जैसे कि कोकोनट के अंदर, कैस्टर के अंदर आपको देखने को मिलता है, तो ये इनके अंदर रह जाता है, ठीक है। और इसे क्या बोलते हैं, एंडोस्पर्मिक, क्योंकि एंडोस्पर्म रह गया है तो एंडोस्पर्मिक, एंडोस्पर्म नहीं रहा है तो नॉन एंडोस्पर्मिक। एंडोस्पर्म का एक और नाम होता है जिसे हम कहते हैं एल्ब्यूमिन। तो अगर एंडोस्पर्म है तो एल्ब्यूमिनस सीड कहलाएगा, एंडोस्पर्म नहीं है तो नॉन एल्ब्यूमिनस सीड कहलाएगा। क्लियर है मेरी बात बिल्कुल। चलिए
अब बात करते हैं एम्ब्रियो की। एम्ब्रियो क्या करता है? एम्ब्रियो डेवलप्स, देखो इतनी देर से हम एंडोस्पर्म की बात तो हमने कर ली, ठीक है। जब जाइगोट बन चुका है फर्टिलाइजेशन के बाद, उसके बाद क्या बनेगा? जाइगोट डायरेक्टली एम्ब्रियो में डेवलप नहीं होगा, मैंने पहले ही बताया था। एम्ब्रियो को डेवलप करने के लिए चाहिए खाना, और वो खाना बनेगा किस रूप में? एंडोस्पर्म के रूप में। वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कैसे बनता है। अब हम आ जाते हैं कि कैसे जाइगोट, अब खाना तो बन चुका है, अब उस खाने को खाने वाले को तो बनाना पड़ेगा ना, खाने वाला तो कोई चाहिए ना उस खाने को, ठीक है बिल्कुल। तो यहाँ पर क्या बन जाते हैं? यहाँ पर एम्ब्रियो बनना शुरू हो जाते हैं। क्लियर मेरी बात? एम्ब्रियो डेवलप्स एट द माइक्रोपाइलर एंड। जो एम्ब्रियो है वो माइक्रोपाइलर एम्ब्रियो सैक के माइक्रोपाइलर एंड पे डेवलप होते हैं, ठीक है। वेयर द जाइगोट इज सिचुएटेड, जहाँ पे जाइगोट होता है। मोस्ट जाइगोट डिवाइड ओनली आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इज फॉर्म। मोस्टली जो जाइगोट होते हैं वो कब यहाँ पर क्या करते हैं? एंडोस्पर्म को बनाते हैं जब जाइगोट बन चुका होता है। दिस इज एन अडेप्टेशन टू प्रोवाइड। अब जब जाइगोट बन चुका है, इसका मतलब ऑब्वियसली बात है कि वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा ही होगा, तो इसलिए उसके एम्ब्रियो में कन्वर्ट होने से पहले, एम्ब्रियो में डेवलप होने से पहले ही ये सारे अरेंजमेंट कर लिए जाते हैं और एंडोस्पर्म को बना लिया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर श्योरिटी होती है कि न्यूट्रिशन मिलेगा ही मिलेगा टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। अगर डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन नहीं मिला तो वो तो मर जाएगा। दो द सीड्स डिफर ग्रेटली, दो जो सीड्स हैं मोनोकॉट के और डाइकॉट के, यहाँ पर ये लाइन अगर मेंशन की होगी तो जरूर बताऊंगी। मोनोकॉट के और डाइकॉट के जो सीड्स होते हैं, उनकी जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है वो आपको सेम देखने को मिलेगा इनिशियल शुरुआती कंडीशंस में, लेकिन वो शुरुआती कंडीशन में ही सेम होता है, सिर्फ आगे जाके वो बिल्कुल अलग हो जाता है, ठीक है बिल्कुल। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? द अर्ली स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट, जिसको एम्ब्रियोजेनी कहते हैं। अब एम्ब्रियोजेनी क्या है? जब हम एम्ब्रियो डेवलपमेंट की डिफरेंट स्टेजेस को स्टडी करते हैं तो उसे बोलते हैं एम्ब्रियोजेनी, ठीक है। तो शुरुआत की इनिशियल कंडीशन जो होती है एम्ब्रियो के डेवलप होने की, वो मोनोकॉट और डाइकॉट दोनों में सेम होती है। आप उसमें डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, डिफरेंस नहीं बता सकते हो, ठीक है। लेकिन कुछ टाइम के बाद वो जब मैच्योर होती हैं तो उनके बीच में आप डिफरेंस बता पाओगे, वो अलग अलग हो जाती हैं। नाउ फिगर 2.13, कौन सा है फिगर 2.13? देख लेते हैं। ये देखिए, ठीक है, यहाँ पर आपको डायग्राम देखने को मिल रहा है, ये प्लूम्यूल वाला, यही यहाँ पर लिखा भी हुआ होगा, ठीक है। 2.13 के अंदर इट डिपिक्ट्स द स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियोजेनी इन डाइकोटिलेडस एम्ब्रियो, ठीक है। एक सेकेंड, ये वाला डायग्राम बोल रहा है मेरे हिसाब से, हम एक बार खोल लेते हैं। देखो सबसे पहले क्या है? जाइगोट ने क्या किया? डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद ग्लोबुलर एम्ब्रियो बन गया। ग्लोबुलर एम्ब्रियो बनने के बाद हार्ट शेप का एम्ब्रियो बन गया। हार्ट शेप का एम्ब्रियो बनने के बाद क्या बना? यहाँ पर आपको देखने को मिला एक तरीके से स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर? नेक्स्ट हार्ट शेप के बाद वाला स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसमें आपको दो कॉटिलेडन देखने को मिलेंगी, दो कॉटिलेडन्स देखने को मिलेंगी, ठीक है। ये तो याद होगा ना, कॉटिलेडन में क्या पढ़ाया था? अभी तो पढ़ाया था। द जाइगोट गिव राइज टू प्रो एम्ब्रियो बनाता है, और उसके साथ साथ क्या बनाएगा? ग्लोबुलर हार्ट शेप्ड एंड मैच्योर एम्ब्रियो। अ टिपिकल डाइकोटिलेडनस एम्ब्रियो, एक टिपिकल डाइकॉट जो एम्ब्रियो होता है उसके अंदर इट कंसिस्ट ऑफ एन एम्ब्रियोनल एक्सिस। क्या होता है? एक एम्ब्रियो का एक्सिस होता है और दो कॉटिलेडन होते हैं। कितने कॉटिलेडन होते हैं? दो कॉटिलेडन्स होते हैं। उसके बाद देखिए, एम्ब्रियो का जो एक्सिस है, एम्ब्रियो का एक्सिस जो कॉटिलेडन्स के लेवल के थोड़ा ऊपर होता है उसे हम कहते हैं एपिकोटाइल। क्या कहते हैं? एपिकोटाइल। कॉटिलेडन के ऊपर मतलब एपी मतलब ऊपर, तो कॉटिलेडन के ऊपर जो आपके एक्सिस होते हैं उन्हें हम कहते हैं एपिकोटाइल। और जो किसके नीचे होते हैं? किसके नीचे होते हैं? बिल्कुल सही, कॉटिलेडन के नीचे होते हैं, उसे हम कहते हैं हाइपोकोटाइल। तो क्या ये दो वर्ड समझ में आए? ऐसा हिस्सा जो कॉटिलेडन के हिस्से से ऊपर होता है उसे हम कहते हैं एपिकोटाइल, ठीक है, जिसके ऊपर प्लूम्यूल या शूट टिप पाया जाता है। लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। अबव द लेवल ऑफ कॉटिलेडन उसको हम एपिकोटाइल बोलते हैं, और इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? प्लूम्यूल और स्टेम टिप यानी कि शूट टिप। इसके ऊपर क्या होता है? प्लूम्यूल या शूट टिप पाया जाता है। उसके बाद द सिलेंड्रिकल पोर्शन, एक सिलेंड्रिकल पोर्शन है विच इज बिलो द लेवल ऑफ कॉटिलेडन। जी कॉटिलेडन बनी हुई है दो, क्या बनी हुई है? यहाँ पर देखिए, एक सेकेंड, आपको देखने को मिल रहा है, ये देखिए, ये आपका कॉटिलेडन्स है और कॉटिलेडन का ऊपर वाला हिस्सा है। तो ऊपर वाले हिस्से को यहाँ पर क्या बोलेंगे? एपिकोटाइल। और कॉटिलेडन के नीचे, यहां से कॉटिलेडन नीचे है सारा, तो कॉटिलेडन के नीचे वाले हिस्से को बोलेंगे हाइपोकोटाइल, ठीक है। जो प्लूम्यूल है उसके पास जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं क्या?
बिल्कुल सही। जो आपकी एपिकोटाइल है जिसके ऊपर प्लूम्यूल या शूट टिप पाया जाता है, और हाइपोकोटाइल के ऊपर यानी कि इसके एंड में आपको रेडिकल या रूट टिप देखने को मिलता है। क्लियर है मेरी बात? बिल्कुल वही लिखा हुआ है। ठीक है, नाउ द रूट टिप इज कवर्ड विद अ रूट कैप। रूट टिप जो है वो रूट कैप से कवर होती है। एम्ब्रियोज ऑफ मोनोकॉट। अब देखिए डाइकॉट की बात तो हमने कर ली है, एक सेकेंड, डाइकॉट की बात तो हमने यहां पर कर ली है। ओके, तो अब हम बात करेंगे मोनोकॉट की। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि शुरुआत में इनके जो एंडोस्पर्म होते हैं मोनोकॉट और डाइकॉट के, एम्ब्रियो की जो डेवलपमेंट होती है वो कई हद तक इनिशियली सेम होती है, लेकिन आगे जाके फाइनली उसमें डिफरेंस आना शुरू हो जाता है। तो मोनोकॉट में जो कॉटिलेडन होता है वो सिंगल होता है। देखो मोनोकॉट और डाइकॉट, डाइकॉट मतलब दो कॉटिलेडन, डाई मतलब दो, कॉट मतलब कॉटिलेडन। मोनोकॉट मतलब मोनो मतलब सिंगल, कॉटिलेडन मतलब कॉट। ठीक है, तो सिंगल कॉटिलेडन जिसके पास होगा उसे कहेंगे मोनोकॉटिलेडन। ठीक है, लिखा हुआ है मोनोकॉटिलेडन, मोनोकॉट। दे पोजेस ओनली वन कॉटिलेडन। कितने कॉटिलेडन होंगे इनके पास? सिर्फ एक कॉटिलेडन होगा। इन द ग्रास फैमिली, ग्रास फैमिली के अंदर जिसके पास कॉटिलेडन है उसे हम कहेंगे स्क्यूटिलम। क्या कहेंगे? स्क्यूटिलम। देखिए मोनोकॉट में कॉटिलेडन सिंगल होता है और इसमें टर्मिनल कॉटिलेडन आपको देखने को मिलेगा जिसको हम स्क्यूटिलम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्क्यूटिलम कहते हैं। ये एक कवरिंग के समान होता है, एक कवच के समान होता है। ठीक है, एक शील्ड के समान होता है जो किसको कवर करके रखता है? यहाँ पर कॉटिलेडन्स को। क्लियर है? नाउ दैट इज सिचुएटेड टुवर्ड्स द वन साइड। ये एम्ब्रियोनल एक्सिस के एक तरफ प्रेजेंट होता है और एट इट्स लोअर एंड, इसके लोअर एंड पे आपको एम्ब्रियोनल एक्सिस देखने को मिलेंगी विच हैज द रेडिकल। आपको पहले बताया था ना कि ऊपर वाला पार्ट कॉटिलेडन से ऊपर प्लूम्यूल यानी कि शूट टिप वाला पार्ट, और कॉटिलेडन के नीचे यानी कि रेडिकल विच मीन्स रूट टिप वाला पार्ट। ठीक है, नाउ रेडिकल आपने पढ़ लिया। नाउ रूट कैप एनक्लोज्ड इन एन अनडिफरेंशिएटेड शीथ कॉल्ड कोलियोराइजा। मोनोकॉट एम्ब्रियो में रेडिकल और प्लूम्यूल एक शीट के कवरिंग के साथ होते हैं, यानी कि एक शीट से कवर होते हैं, और उस शीट को हम क्या कहते हैं? अगर वो रूट की बात कर रहे हैं तो रूट की जो कवरिंग होती है उसे हम कहते हैं कोलियोराइजा। क्या कहते हैं? कोलियोराइजा। और द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ अटैचमेंट, स्क्यूटिलम की जो अटैचमेंट है उससे ऊपर जो आपका पोर्शन है उसे क्या कहते हैं? एपिकोटाइल। तो एपिकोटाइल के अंदर क्या होता है? एपिकोटाइल के अंदर पहले ही आपको बताया था शूट टिप यानी कि शूट एपेक्स होती है। तो जो शूट वाला हिस्सा होता है, जो प्लूम्यूल के ऊपर वाला हिस्सा होता है, उसे हम क्या कहते हैं? कोलियोप्टाइल। क्या कहते हैं? कोलियोप्टाइल। फ्यू लीफ ऑफ प्राइमोर्डिया एनक्लोज्ड इन अ हॉलो फोलियर स्ट्रक्चर जिसका नाम है कोलियोप्टाइल। तो ध्यान रखिएगा रूट वाला स्ट्रक्चर कौन सा होता है? जो एपिकोटाइल के पास यानी कि कॉटिलेडन से ऊपर वाला हिस्सा कौन सा होता है? वेट अ सेकेंड, उल्टा बोला। कॉटिलेडन के ऊपर वाला हिस्सा होता है शूट। कौन सा हिस्सा होता है? शूट वाला हिस्सा। तो ये शूट वाला हिस्सा क्या कहलाता है? एपिकोटाइल, यानी कि एपी मतलब ऊपर। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे? इसको बोलेंगे कोलियोप्टाइल। क्या बोलेंगे? कोलियोप्टाइल। अब क्या बात करेंगे? अब हम बात करेंगे किसकी? रूट की। रूट क्या होता है? रूट इज रेडिकल। रूट क्या है? रेडिकल। और वो नीचे, रूट हमेशा कहाँ प्रेजेंट होती है? नीचे प्रेजेंट होती है, तो कॉटिलेडन के नीचे इस वाले हिस्से में प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो क्या कहेंगे? कोलियोर। इसकी कवरिंग को क्या बोलेंगे? कोलियोराइजा। ठीक है, राइजा का मतलब क्या होता है? राइजा का मतलब रूट होता है। आपको पहले भी बताया था, माइकोराइजा बताया था ना। माइकोराइजा, कोलियोराइजा ये सब एक ही चीज है। ठीक है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। राइजा मतलब ये रूट के साथ डिपेंडेंट चीजें हैं, इसलिए कोलियोराइजा नाम इसका लिया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं कोलियोप्टाइल जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है, कोलियोराइजा जो रूट वाला रेडिकल के पास वाला स्ट्रक्चर है, और यहाँ पर आपको कोलियोप्टाइल के पास शूट एपेक्स मिलेगा, कोलियोराइजा के पास रूट कैप मिलेगा, और रेडिकल यहाँ पे आपको प्लूम्यूल भी देखने को मिलेगा। ओके, और ये स्क्यूटिलम, स्क्यूटिलम क्या है? स्क्यूटिलम एक कवच के समान यहाँ पर रोल प्ले करता है। क्लियर है बिल्कुल मेरी बात? आई होप सारे डायग्राम समझ में आ गए हो। ठीक है, ये वाला डायग्राम भी समझ में आ गया होगा, ये मैंने समझा दिया था। तो यहाँ पर हम कंप्लीट करते हैं एम्ब्रियो को। ठीक है, इसके बाद एक बार हम देख लेते हैं कि हमारे नोट्स के अंदर क्या लिखा हुआ है। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। द एम्ब्रियो डेवलप्स एट द माइक्रोपाइलर एंड। एम्ब्रियो कहाँ पर डेवलप करता है? माइक्रोपाइलर एंड पे। किसके? माइक्रोसैक के, जहाँ पर जाइगोट ऑलरेडी प्रेजेंट है।
जहां पे जायगोट प्रेजेंट है ऑलरेडी वहीं से तो एम्ब्रियो डेवलप होना शुरू होगा। नाउ द जायगोट क्या बनाएगा, सबसे पहले प्रो एम्ब्रियो बनाएगा, उसके बाद ग्लोबुलर, उसके बाद हर्ट शेप और लास्ट में मिच्योर एम्ब्रियो जिसके पास कॉटिलेडन्स होती हैं। अगर वो मोनोकॉट है तो सिंगल कॉटिलेडन, डाइकॉट है तो डबल कॉटिलेडन। एक टिपिकल डाइकॉट एम्ब्रियो के पास क्या होता है, एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है और 2 कॉटिलेडन होती है, क्योंकि हम डाइकॉट की बात कर रहे हैं विच मीन्स 2, डाई मतलब 2, कॉट मतलब कॉटिलेडन, तो जिसके पास 2 कॉटिलेडन होती हैं वहां पर हमें डाइकॉट देखने को मिलता है। नाउ द पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस, अब वो पोर्शन जो याद है, ये डायग्राम किस किस को याद है, ये पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है जिसके ऊपर प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं प्लिम्यूल यानी कि शूट टिप वाला पोर्शन। क्या कहते हैं, शूट टिप वाला पोर्शन, ठीक है। नाउ द पोर्शन जो इस एक्सिस के, एम्ब्रियोनल एक्सिस के नीचे प्रेजेंट है, कॉटिलेडन से नीचे प्रेजेंट है, उसे कहते हैं हाइपोकोटाइल। हाइपो मतलब नीचे, कोटाइल मतलब कॉटिलेडन, कॉटिलेडन से नीचे, तो उसके पास होगा रूट हमेशा कहाँ होती है, नीचे होती है, ठीक है। सो इट कंटेन्स द रेडिकल विच मीन्स रूट टिप। द रूट टिप इज कवर्ड बाय द रूट कैप। रूट टिप किससे कवर होती है, रूट कैप से, एक कवरिंग से कवर होती है, इसका नाम है रूट कैप, ओके। अब उसके बाद बात करते हैं डाइकॉट के बाद मोनोकॉट एम्ब्रियो के बारे में। तो मोनोकॉट एम्ब्रियो के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही सिंगल कॉटिलेडन होता है, क्योंकि आप नाम से ही पता लगा सकते हैं, लिखा हुआ है मोनोकॉट, मोनो मतलब सिंगल, कॉट मतलब कॉटिलेडन, तो सिंगल कॉटिलेडन होता है। ग्रास के अंदर इसे क्या कहते हैं, स्क्यूटिलम के, इसकी एक कवरिंग होती है, एक शील्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम है स्क्यूटिलम, ठीक है। क्या नाम है, स्क्यूटिलम, एक कवच के समान एक स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम है स्क्यूटिलम, और ये इट इज सिचुएटेड एट वन साइड ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस। स्क्यूटिलम कहाँ होता है, स्क्यूटिलम एम्ब्रियोनल एक्सिस के एक ही साइड पर प्रेजेंट होता है, और उसके लोअर साइड में, कहाँ पर, लोअर साइड में आपको एम्ब्रियोनल एक्सिस के पास क्या देखने को मिलेंगे, रेडिकल और रूट कैप, रेडिकल और रूट कैप। और ये जो रूट होती है, शूट होती है, शूट एक कवरिंग से कवर होते हैं, ठीक है। मोनोकॉट एम्ब्रियो में रेडिकल और प्लिम्यूल यानी कि रूट और शूट किससे कनेक्ट होते हैं, एक किससे कवर होते हैं, नॉट कनेक्ट, किससे कवर होते हैं, एक शीट से कवर होते हैं, और उस शीट को अगर वो हम रेडिकल की बात करें, रूट की बात करें, तो रूट जिस शीट से कवर होती है उसको बोलते हैं कॉलियोहाइजा, ठीक है, और प्लूम्यूल जिससे कवर होती है उसको बोलते हैं कॉलियोप्टाइल। वही लिखा हुआ है कि रूट जिससे कवर होती है उसको बोलते हैं कॉलियोहाइजा, और जो एपिकोटाइल यानी कि एम्ब्रियोनल एक्सिस से ऊपर वाला पार्ट है वो स्क्यूटिलम के लेवल पे होता है, यानी कि स्क्यूटिलम से थोड़ा ऊपर, और उसके पास होगा शूट एपेक्स और लीफ प्राइमोडिया जो कि एक हॉलो स्ट्रक्चर से कवर होती है, इसका नाम है कॉलियोप्टाइल। क्या नाम है, कॉलियोप्टाइल। क्लियर है मेरी बात, तो आई होप आपको एम्ब्रियो तक पूरा समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम करेंगे डेवलपमेंट ऑफ सीड, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट, ठीक है, देन एपोमिक्सिस और पॉली एम्ब्रियोनी, ये सारे जो लास्ट के जो टॉपिक हमारे बचे हैं वो एक लास्ट पार्ट में हम उसको कवर कर देंगे, तो उसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देन इसके बाद हम 31 ईयर्स के मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के जितने भी क्वेश्चन हैं उनकी प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो आप लोग बिल्कुल रेडी रहिए उनके लिए, ठीक है। जैसे ये चैप्टर खत्म होता है उसके बाद मैं उसके टॉपिक्स भी जरूर डाल दूंगी।